हेलो, अजय माथुर दिस साइड। और आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस की। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस इज विच इज़ मेकिंग द ऑर्गेनिज्म लिविंग। अदरवाइज़ हम किसी को भी लिविंग कैसे बोल सकते हैं, राइट? जब अब मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने कोई चेयर या कुछ भी बॉटल पड़ी है, क्या आप उसे लिविंग बोल सकते हो? आप बोलोगे नहीं। तो मैं उसे लिविंग क्यों नहीं बोल सकता हूँ? आप बोलोगे कई सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि वो चल नहीं सकता है, ओके, वो सांस नहीं ले रहा है, या वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये सभी प्रोसेस क्या है? यही तो लाइफ प्रोसेस है। अ प्रोसेस विच इज़ मेकिंग एनीथिंग लिविंग, ठीक है, और डिफ्रेंशिएटिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म from non-living organism. So these are the basic function performed by living organism to maintain their life on this earth, that is life process. वो क्या क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? इट कम्स फ्रॉम फूड दैट वी इनटेक, ओके। एनर्जी और ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो न्यूट्रिशन लेने के दो मोड हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बना सकता है और बनाता है, ओके, तो आप इसे क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड इफ़ ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, इसे क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चार चीज़ें क्या बोली मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन भी दिखते हैं। तो इन चारों चीज़ों की मदद से प्लांट्स क्या बना रहे हैं? अपना फूड बना रहे हैं, दैट इज़ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, राइट? एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर तो डिपेंड नहीं है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर तो डिपेंड नहीं है, ये अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, राइट? तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल्स। अब इसके भी आपको तीन टाइप्स दिखेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लेट्स डिस्कस ऑल वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है सॉलिड फूड को, देन इट ब्रेक्स डाउन इट, ठीक है, वो उसको टुकड़ों में बांटा, जैसे कि हम लोग करते हैं। हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, उसको च्यू करना शुरू करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल खाते हैं, तो एक एप्पल हम लोग क्या करते हैं? बाइट करते हैं एंड देन वी कंज्यूम इट। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है, इन विच animal take in the solid food and break it down inside the body, this kind of nutrition is known as holozoic nutrition। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल, हम लोग भी आते हैं, ऑल द एनिमल्स, अमीबा, ओके। तो ये है holozoic nutrition। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition is a type of nutrition in which organism depend on डेड ऑर्गेनिजम्स, ओके। ऑर्गेनिज्म नहीं सिर्फ, पहले तो आपने देखा था ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, अब डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखो कि अगर देखो आप कई तरह के डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर कोई जंगल में मान लो क्या हुआ, एक हिरन मर गया, ठीक है। अब शुरुआत में क्या आएंगे? भेड़िए आएंगे, ओके, कुछ वल्चर्स आएंगे। वल्चर समझते हो? वल्चर मतलब गिद्ध बोलते हैं ना। तो वल्चर्स आएंगे, गिद्ध आएंगे, उसको खाएंगे धीरे धीरे। फिर भी लास्ट में आप देखोगे कुछ पोर्शन उसका बच जाएगा, लेकिन अगर आप जाओ मंथ्स बाद तो वो पोर्शन भी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए थे और उन्होंने क्या किया? उन पर अटैक, और उनको उसको उस जो हड्डियाँ, वो अवशेष जो बचे थे, उनको पूरा कंज्यूम हो गया।
राइट, और एट लास्ट आप क्या देखोगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, किसी ने कुछ साफ नहीं किया, लेकिन अपने आप कंज्यूम। तो उस डेड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किसने किया है? सेप्रोट्रॉफ्स ने। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म वी कॉल देम सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं हो, क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई इन्वॉल्व इन इट। ओके, सेप्रोट्रॉफिक समझ आ गया, होलोजोइक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड तो करता है, लेकिन सिर्फ फूड के लिए नहीं, इवन फॉर द प्लेस ऑफ लिविंग। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया का प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया। ओके, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन है एक्चुअली, सॉरी। तो प्लाज्मोडियम का जो प्रोटोजोआन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है ना, हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेता है और हमारी बॉडी में ही रह रहा है। और डिजीज़ भी किसको कॉज कर रहा है? हमारी बॉडी को कॉज कर रहा है डिजीज़। समझ आ रहा है? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज़ अ kind of nutrition in which parasites live inside or outside the other organism। outside कैसे, बाहर कैसे रह सकता है बॉडी के? जैसे फॉर एग्जांपल टिक्स, ठीक है, या लाइस। अरे जो जू होते हैं, ठीक है, जू क्या कर रहे हैं, हमारे ही सिर में रह रहे हैं, दे आर लिविंग ऑन आर अस, ठीक है, बाहर ही तो रह रहे हैं, अंदर थोड़ी रहते हैं, तो बाहर रह रहे हैं, ओके, बॉडी पर रह रहे हैं आप कह सकते हो, एंड दे आर कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, और प्रॉब्लम भी हमें कॉज कर रहे हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, जिसमें पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड द होस्ट जिसकी बॉडी में वो रहते हैं, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, वी कॉल इट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे फॉर एग्जांपल टिक्स, जैसे जुएं बताई, और प्लाज्मोडियम इज द एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द न्यूट्रिशन दैट टेक्स प्लेस इन अमीबा। ओके, अमीबा में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसा हमने डिस्कस किया था, जिसमें एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी। तो आपको देखेगा यहाँ पर ये ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स का मतलब क्या होता है? ओमनीवोर्स का मतलब होता है जिन्हें वेज भी चलेगा और नॉन वेज भी चलेगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन। ओके, यानी कि जो प्लांट्स पर भी डिपेंड रह सकते हैं और जो किसी फ्लैश एनिमल्स पर भी डिपेंड हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड विच रिएक्ट विद एंजाइम एंड आर डाइजेस्टेड। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है और वो किसके चारों तरफ है? इस अमीबा के। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अमीबा अपना शेप चेंज करता है और इसे पूरा का पूरा निकल जाता है, एंड दिस इज़ नोन एज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। बाद में आप देखोगे फूड वैक्यूल के अंदर जाकर इसको डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से पूरा कंज्यूम कर लेगा, राइट, एंड इट इज़ नोन एज अ काइंड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन अमीबा। ठीक, इनगल्फ करना भी बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। I hope it is clear. Next we are moving toward very important topic, nutrition in human beings. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो दो चीज़ें मेजरली इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलिमेंट्री कैनाल्स की। तो एलिमेंट्री कैनाल में मैं क्या देखता हूँ? माउथ इज़ देयर, ओके, माउथ इज़ देयर, और विद द हेल्प ऑफ माउथ फूड इज़ क्रश्ड इनटू स्मॉल पीसेस, जहाँ पर टीथ हेल्प करता है मुझे फूड को तोड़ने में, ओके। तो और टेस्ट और स्वेलो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ टंग। यहाँ पर कुछ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो क्या रिलीज़ करते हैं, आपको देखते हो जैसे फूड आता है तो सलाइवा भी साथ साथ रिलीज़ होने लगता है, तो दैट आर सिक्रेटिंग फ्रॉम सलाइवा। और ये सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च जो हमने ईट किया है, जो भी खाया है स्टार्च दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर फूड, इट इज़ कन्वर्टिंग इट इनटू शुगर, ओके। तो
आप देखो कुछ अमाउंट ऑफ, अगर डाइजेशन की मैं बात करूँ तो कुछ अमाउंट ऑफ डाइजेशन कहाँ शुरू हो गया है, दैट इज स्टार्टेड इन आवर बक्कल कैविटी, मतलब हमारे माउथ में ही शुरू हो गया है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। आगे मैं बोल रहा हूँ कि फूड यहाँ से कहाँ जाएगा, फूड यहाँ से जाएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक तरह की कॉमन कैविटी है जहाँ पर फूड भी जा रहा है और एयर भी जा रहा है, लेकिन फेरिंग्स से आगे फूड स्वेलो होता हुआ कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। फाइन, ईसोफेगस की अगर मैं बात करूँ तो ईसोफेगस एक तरह की ट्यूब है जो एक तरह की मीडिएटर की तरह काम करती है बिटवीन माउथ से फूड लेकर जा रही है एंड स्टमक। ठीक है, माउथ से फूड स्टमक तक ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईसोफेगस। लेकिन अगर मैं सोचूं कि एक कोई भी ट्यूब है, एक या पाइप है जो फूड को कंटिन्यूसली ले जाए, तो पॉसिबल चांसेस है कि फूड वहाँ पर फंस सकता है। हो सकता है भाई, अगर एक ट्यूब है मान लो और उसमें क्या हुआ, फूड जा रहा है, ठीक, अब पॉसिबल चांसेस है कि उसमें फूड जमा हो जाएगा, राइट। लेकिन ईसोफेगस में तो आज तक हुआ ही नहीं, ऐसा कैसे, बिकॉज ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म दैट इज़ पेरिस्टालसिस। व्हाट इज़ पेरिस्टालसिस, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं तो ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अंदर मसल्स जो होते हैं इसकी, और रिलैक्स होते रहते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ नोन एज पेरिस्टालसिस। ठीक, चलो यहाँ से फूड कहाँ पहुँचता है, यहाँ से फूड पहुँचता है स्टमक में। स्टमक से फूड पहुँचने के बाद आप क्या देखते हो, यहाँ पर प्रेजेंट है HCl स्टमक में ही, और HCl का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl। तो इट इज़ क्रिएटिंग द एसिडिक मीडियम इन द स्टमक। तो इतना हाईली एसिडिक मीडियम है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है हमारे स्टमक में। अगर आपको पता है हम किस किस तरह का फूड खाते हैं, ओके, तो ऑब्वियसली कितना भी वॉशेबल फूड हो या कितना भी क्लीन फूड हो, कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे ही होंगे उसमें। तो वो बैक्टीरिया आप देखते हैं हाईली एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होने की वजह से किल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हमारे फूड में प्रेजेंट है, एंड दैट्स हाउ इट इज़ प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। तो एसिडिक मीडियम किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, और एक काम HCl क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन को। अब आप सोचेंगे भैया ये पेप्सिन क्या करेगा, तो पेप्सिन जो फूड में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देगा, किस में, पेप्टॉन में, एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोर सिंपल फॉर्म दैट इज़ डाइपेप्टाइड। ओके, स्टमक से फूड पहुंचता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेट, उससे पहले एक सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि ये बताएं, एसिडिक मीडियम जो क्रिएट हुआ है स्टमक में, अगर आप सोच रहे हो इतना हाईली एसिडिक मीडियम है या इतना हाईली एसिडिक HCl स्टमक में प्रेजेंट है, तो क्या इससे स्टमक की लेयर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता? नहीं। तो इससे बचा कौन रहा है, बचा रहा है म्यूकस। ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है कि हु इज़ प्रोटेक्टिंग द हाईली एसिडिक HCl रिलीज्ड इन द स्टमक, तो आप बोलोगे म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिड दैट इज HCl। ओके, तो म्यूकस रिलीज होता है, लास्ट जो इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, स्टमक की, वहाँ से कंटिन्यूसली म्यूकस रिलीज हो रहा है, और वो म्यूकस HCl से बचाता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और मोस्ट ऑफ डाइजेशन तो स्टमक में ही होता है। उसके बाद जो भी बचा कुचा डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स हियर। ठीक, अब मैं बोलता हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, they are converting this complex food into glucose, fatty acid, glycerol, amino acids। तो आप देख रहे हो कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, ये सब कन्वर्ट होके
एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. एंड व्हाट इज़ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड? ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, राइट. ओके, फिर क्या हुआ जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ विलाइज होती हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ कनेक्टेड विद व्हाट? स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स. स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स के साथ में विद द हेल्प ऑफ दीज विलाइज. इस तरह के विलाइज से कनेक्टेड है. ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिशन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में है, इट इज़ अपटेकन ये टू द ब्लड वेसल. वो सब न्यूट्रिशन किधर चला गया? ब्लड वेसल में. और ब्लड वेसल से सारा का सारा फूड या जो वो न्यूट्रिशन है वो पूरी बॉडी में, टिश्यूज़ में घूमेगा. एंड इट इज़ गिविंग द न्यूट्रिशन टू द बॉडी. और आपने पढ़ा ही न्यूट्रिशन किस लिए ज़रूरी है? फॉर आवर एनर्जी एंड ग्रोथ. ओके, तो मैंने बताया भाई कुछ पार्ट ऐसा भी रहा होगा जो यूटिलाइज़ नहीं हुआ होगा, या फिर जो अनएब्जॉर्ब फूड रहा होगा या वेस्ट मटेरियल होगा, वो कहाँ जाएगा? वो रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कंटेन नहीं कर सकता. हो सकता है इसमें कुछ काम की चीज़ भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर. तो उसका एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक, देन रेक्टम होल्ड्स द वेस्ट मटेरियल फॉर सम टाइम एंड देन थ्रू एनस इट एक्सक्रीट आउट. वो इजेस्ट हो जाता है बाहर की तरफ. फाइन. तो हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में. ओके, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन व्हाट? रेस्पिरेशन. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टेड फूड जो है, जो हमने देखा, इट इज़ नाउ इन ब्लड वेसल्स. लेकिन उस फूड का करें क्या? जब तक उस फूड से हमें एनर्जी ना मिले. तो उस फूड से एनर्जी मिलेगी कैसे? उस फूड से एनर्जी मुझे तब मिलेगी जब मैं उसको ब्रेक डाउन कर दूंगा एटीपी में. और वो कैसे होगा? वो तब पॉसिबल है जब रेस्पिरेशन हो. ठीक, इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की. मुझे भी और सभी प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को रेस्पिरेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की. दैट इज़ फॉर श्योर. बट अगर मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ठीक, लेकिन वहीं मैं बात करूँ अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, तो दे यूज़ द डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन. वो क्या यूज़ करते हैं? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. तो हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म जो फूड की थी ड्यूरिंग द डाइजेशन, वो थे ग्लूकोज, विच इज़ अ 6 मॉलिक्यूल. ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ग्लाइकोलिसिस. ये प्रोसेस कहाँ पर होगा? ये प्रोसेस होगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर एक पार्ट होता है विच इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद वो बनेगा क्या? इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड पायरुविक एसिड. ठीक है, ये सब कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म. एंड द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. ये पायरुविक एसिड की आगे की कहानी क्या है? पायरुविक एसिड के आगे की कहानी ये है कि दो तरह की रेस्पिरेशन हो सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसे आप क्या बोलोगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन अगर कोई रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे क्या बोलोगे आप? उसे बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन. जैसा नॉर्मली करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही, तो रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के कैसे आप रेस्पिरेशन करोगे? लेकिन क्या ऐसा भी ऑक्सीजन हो सकता है, या क्या ऐसा कोई रेस्पिरेशन हो सकता है जिसमें आप देखो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, या मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आप रेस्पिरेशन कर पा रहे हो? हाँ, हो सकता है. जैसे इथेनॉल करता है भाई, या इथेनॉल में देखोगे आप, ये ईस्ट करता है. जैसे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आप देखो
ये क्या दे रहा है? एनर्जी. इथेनॉल इज ब्रेकिंग डाउन टू एनर्जी एंड कार. ठीक है. और वहीं मसल सेल्स भी आप देखोगे, मसल सेल्स में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है. ठीक. मसल सेल्स में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है. यानी कि जैसे अगर मैं देखूं, कई बार हम लोग क्या करते हैं? रनिंग एक्सरसाइज करते हैं एंड यू फील द पेन. आपको लगता है एक एक्सरसाइज करने के बाद में शाम को या अगले दिन आपको पैरों में दर्द होने लगता है या मसल्स में पेन होने लगता है. वाई इज़ इट? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप लोग रनिंग कर रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी बॉडी बहुत फास्ट मूव कर रही थी एंड योर मसल्स रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन. लेकिन इतनी फास्ट मूवमेंट की वजह से वो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, तो मसल्स ने क्या करना शुरू किया? एनारोबिक रेस्पिरेशन. उसने रेस्पिरेशन तो किया लेकिन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके. जब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसने रेस्पिरेशन किया तो क्या बना? लैक्टिक एसिड. ओके. और ये सब कहाँ पर होता है? ये सब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. फाइन. ओके. अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि भाई शुरुआत होती है नॉस्ट्रिल्स से एंड नॉस्ट्रिल्स की मदद से एयर हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं. तो एयर इज़ टेकन इन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स दैट इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर प्रेजेंट इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स. कुछ फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स में जो प्रिवेंट करते हैं कि कहीं किसी तरह का कोई डर्ट पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर जाए. देन नेसल पैसेज which is lined by mucus that is also ensuring the double confirmation कि किसी तरह का अगर कोई बैक्टीरिया है, किसी तरह का डर्ट पार्टिकल है तो वो बाइंड कर जाएगा किससे? उस म्यूकस से. ये म्यूकस क्या है? अरे वो म्यूकस वही है जो जब ज़ुकाम आने पर आप बाहर निकाल देते हो छींक के. ठीक है. तो वही वो म्यूकस है जो गाढ़ा पदार्थ आप बोल रहे हो ना, बलगम एंड ऑल, तो वही म्यूकस है. ठीक. वो भी ज़रूरी है. क्यों? वो ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो डर्ट पार्टिकल्स चिपक जाएंगे उस म्यूकस से, क्योंकि इट इज़ स्टिकी. आपको पता होगा, राइट. नेक्स्ट फिर एयर पहुंचता है कहाँ? फेरिंग्स में, जैसा मैंने बताया था. दैट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. और फिर एयर पहुंचता है लैरिंग्स में, ट्रैकिया भी बोलते हैं जिसे. और फिर ट्रैकिया से आप देखो एयर पहुंचा लंग्स में, लंग्स से ब्रोंकस या ब्रोंकाइल्स, और फिर एल्वियोलाई. ठीक. फिर एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. क्यों एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स. लैरिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? यहाँ पर कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं ऐसे. फॉर एग्जांपल ये लैरिंग्स है तो यहाँ पर कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस ऐसे प्रेजेंट है ताकि ये जो ट्यूब है लैरिंग्स जिसे बोल रहा हूँ मैं, जिसे विंड पाइप भी बोलते हैं, ये कोलैप्स ना कर जाए, ये ऐसे चिपक ना जाए. ठीक है. तो यहाँ पर ऐसा रिंग लगाया हुआ है बीच में. तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, शी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं प्रेजेंट इन द थ्रॉट दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एयर पैसेज टू कोलैप्स. सही. लंग्स की अगर मैं बात करूँ तो लंग्स में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कहाँ पर? वो भी एल्वियोलाई में, जैसा हमने देखा. सही. यहाँ पर क्या है? कुछ पेयर ऑफ लंग्स होता है और लेफ्ट लंग इज अ बिट स्मॉलर एज कम्पेयर टू राइट लंग. ऐसा क्यों है? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, दैट इज़ हार्ट. फाइन. ओके. दो प्रोसेस होती है. किसमें? दो प्रोसेस होती है हम देखते हैं रेस्पिरेशन में. वन इज़ एक्सेलेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्सेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. एंड नेक्स्ट वन इज़ इनहेलेशन, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. तो एक्सेलेशन की जब मैं बात करता हूँ तो एक्सेलेशन का क्या मतलब है? एक्सेलेशन में क्या हो रहा है? एक्सेलेशन अगर आप समझो तो क्या हुआ कि भाई ये जो
ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन एक तरह का पिगमेंट है बिकॉज ऑफ विच ब्लड इज़ रेड इन कलर। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो ब्लड का कलर रेड क्यों है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, ब्लड का कलर रेड इसलिए है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। कोई आपसे पूछे लीव्स का कलर ग्रीन क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। वैसे ही ब्लड का कलर रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। टिश्यूज़ की जब मैं बात करता हूँ तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि वो जो ऑक्सीजन था जो मैंने इन्हेलेशन के समय लिया था वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके टिश्यूज़ में आ गया और टिश्यूज़ से वो गया रिलीज़ हुआ। क्या रिलीज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। जो ग्लूकोज मेरा बना था किस दौरान, ग्लूकोज बना था, मिला था ब्लड में जो था, किस दौरान, डाइजेशन के दौरान। वो बाइंड करेगा इनहेल किए हुए ऑक्सीजन से और क्या बनेगा, क्या मिलेगा मुझे, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा एंड द प्रोसेस इज नोन एज एक्सेलेशन, ठीक है। जब आप एक्सेल करते हैं, आप ये घर पर बैठकर अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो ये कर भी सकते हैं। क्या हो रहा है, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो थोरेसिक कैविटी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, रिब्स क्या जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। क्यों, ताकि आपके लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो सके और कम से कम एयर आपके लंग्स में बचे। वहीं एक चीज़ आप याद कर लो तो दूसरा उसके ठीक ऑपोजिट में लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्या देखोगे, Hb कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो जाता है लंग्स में और लंग्स से क्या आता है, ऑक्सीजन इंस्पायर होता है एंड देन प्रोसेस कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, थोरेसिक कैविटी क्या होगी, एक्सपैंड। रिब्स क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव नहीं करेंगे, अब अपवर्ड मूव करेंगे। क्यों, ताकि वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ हो सके, और इंक्रीज़ होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर आप इनहेल कर पाओगे, ठीक। ब्रीदिंग रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ब्रीदिंग रेट जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक कॉमन सा फैक्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो प्रोसेस एक्चुअली कवर किया, ठीक है। इनको एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमने बात किया लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस मैंने बताया एक बेसिक फंक्शन है दैट इज़ परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ऑल। मैंने फिर बताया आपको न्यूट्रिशन ज़रूरी है, किस लिए, एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए। दो तरह के न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म को दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। ये तीन तरह के होते हैं। होलोजॉइक, जिसमें ऑर्गेनिज्म या एनिमल क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड द बॉडी, एग्जाम्पल इज अमीबा एनिमल्स। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया या फंजाई। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें पढ़ा हमने, जिसमें क्या देखते हैं, पैरासाइट डिपेंड ऑन होस्ट फॉर देयर लिविंग एरिया एंड फॉर फूड, जैसे टिक्स एंड प्लाज्मोडियम, ओके। फोटोसिंथेसिस एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर हमने देखा किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है अमीबा, ठीक है, जिसको मैंने बोला था, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं इसे, जिसमें इस सेल ने दूसरे फूड पार्टिकल को क्या कर लिया है, इनगल्फ कर लिया है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात की हमने, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया, एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस किया। माउथ, फूड क्रश कैसे कर सकते हैं, टीथ की मदद से, टेस्टेड एंड स्वेलोड बाय टंग। सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रेटेड सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज यहाँ प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ईसोफेगस में एक मूवमेंट चलती है जिसे बोलते हैं पेरिस्टालिसिस, ठीक है। फिर फूड पहुँचता है स्टमक में। स्टमक में HCl है जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, दैट किल्स द बैक्टीरिया, एक्टिवेट्स द पेप्सिन, और वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, किसके, प्रोटीन के। म्यूकस हेल्प करता है इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अमाउंट ऑफ डाइजेशन होता है और आप क्या देखते हैं, फाइनली ये
कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और बचा कुचा और उसके बाद विलाइज की मदद से ब्लड वेसल में वो सारा डाइजेस्टेड फूड चला गया। लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड का क्या, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें भी अगर कोई वाटर या एब्जॉर्बेबल चीज़ है या कुछ आयंस हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड देन रेक्टम एनस बॉडी से बाहर। रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा, डाइजेस्टेड फूड विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ठीक है, ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है, पायरुविक एसिड एंड एनर्जी with the help of process called glycolysis that will take place in a cytoplasm of cell. okay, anaerobic respiration और aerobic respiration दो तरह के प्रोसेस हैं यहाँ पर। anaerobic respiration में कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, aerobic respiration होता है in the presence of oxygen. anaerobic respiration takes place in yeast and in muscle cells जिसमें इथेनॉल बनता है और आप क्या देखते हो, लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन कॉमन रेस्पिरेशन है एंड इट इज़ ऑल टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम एक चीज़ बात करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। जब भी हम कोई भी इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं, सम अमाउंट ऑफ एयर इज़ लेफ्ट इन द लंग्स, दैट इज़ नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक सीरीज़ जा रही है, नॉस्ट्रिल्स जहाँ से एयर लिया हमने, नेसल पैसेज दैट इज़ लाइंड विद म्यूकस, ओके। नेक्स्ट फेरिंग्स, कॉमन पैसेज, लैरिंग्स जहाँ सी शेप्ड कार्टिलेजेस हैं, लंग्स जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड टू ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक। फिर हमने डिस्कस किया एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ओके। देखो इस तरह का एक साइकिल चल रही है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, वेट, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, एरोज, एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और इनहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। तो ऑक्सीजन मैंने इनहेल किया, वो ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ और फिर वो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, टिश्यूज़ में। और फिर क्या होगा, फिर टिश्यूज़ में जो ग्लूकोज है जो बना था किस दौरान, जो ग्लूकोज बना था डाइजेशन के दौरान, वो ब्रेक डाउन होगा एंड इट विल गिव व्हाट, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचा यहाँ और उसने वो भी बाइंड कर गया हीमोग्लोबिन के साथ और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट हो जाएगा बॉडी से। दीज बोथ आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल। रेस्पिरेशन प्लांट कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड सरफेस ऑफ रूट्स। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दैट इज़ अ टॉपिक, ये एक टॉपिक है फॉर फर्दर हायर क्लासेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो कोई भी एसेंशियल चीज़ें, जैसे न्यूट्रिएंट ही बात करूं अगर मैं, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, हम देख रहे हैं कि टिश्यूज़ के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, राइट। तो वो कैसे जा रहा है, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड द रेगुलर सप्लाई फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड इवन वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को भी आपको रिमूव कराना है तो एक जगह जहाँ वो जनरेट हो रहा है तो दूसरी जगह जहाँ उसे एक्सक्रीट आउट करना है वहाँ तक ले जाना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड प्रोसेस फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ह्यूमन, जब देखो किसी भी, वैसे लाइफ प्रोसेस मैंने बताया कि भाई लाइफ प्रोसेस वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, राइट। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना रहा है ये तो ठीक है, लेकिन हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक चैप्टर में तो नहीं पढ़ सकते। हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ओवरऑल बात करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर, मेजॉरिटी आपको जो फोकस रखना है वो किस पर रखना है, ह्यूमन बींग्स किस तरह से कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, या ठीक है, या फिर अगर आप बात करो सर्कुलेशन चल रहा है किसी तरह का,
रेस्पिरेशन चल रहा है। तो जो भी प्रोसेस हम लोग लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, मेजर फोकस हमारा किस पर रहेगा, ह्यूमन बीइंग पर। जैसे हमने डाइजेशन की बात की, रेस्पिरेशन की बात की, या जैसा अब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 3 मेजर चीज़ों से बनाया है ह्यूमन बीइंग में। दैट फर्स्ट वन इज़ हार्ट। हार्ट क्या है, एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सोचूं कि भाई ब्लड है, ब्लड नीचे की तरफ टो तक, मतलब मेरे पैरों तक कैसे जा सकता है, क्योंकि हर एक पार्ट को, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड की ज़रूरत तो है, ठीक है, ये बात सत्य है, ठीक। तो हर एक पार्ट को ब्लड चाहिए। लेकिन अब एक बात सोचो, जा तो रहा है टो तक, चला गया मान लो, वापस कैसे आएगा? क्योंकि जा तो सकता है, आप बोलोगे ग्रेविटी है, वापस कैसे आएगा? वापस आएगा, कुछ पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए, मोटर जैसा कुछ। तो वही काम कर रहा है हार्ट यहाँ पर। कुछ वायर्स भी तो आने चाहिए, हवा में तो नहीं आएगा, है ना, कुछ तो होना चाहिए मीडियम बीच में कि वो ब्लड है आ सके। तो थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है यहाँ पर? ब्लड है, लिम्फ है, ठीक। दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सॉलिड कितना परसेंट है? 45%। लिक्विड कितना परसेंट है? 55%। सबसे पहले मैं सॉलिड पार्ट दैट इज़ 45% इसकी बात करता हूँ। इसमें क्या, इसमें आरबीसीज हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसीज का क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक। ये क्या कंटेन करता है? Hb। और याद करो Hb के बारे में क्या बोला था? इट इम्पार्ट्स द रेड कलर ऑफ आर ब्लड। इसी की वजह से ब्लड का कलर कैसा है? रेड है। WBCs, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये हेल्प करता है इन फाइटिंग विद फॉरेन पार्टिकल्स। अगर हमारी बॉडी में किसी तरह के फॉरेन पैथोजन एंटर कर जाते हैं तो उनसे फाइट करने में, डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है? WBC। दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम, मतलब रोग रोधक क्षमता, मतलब एन इम्यूनिटी टू फाइट विद डिजीज़ से फाइट करने में ये हमें हेल्प करता है। प्लेटलेट्स दैट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। चलो, ये तो बात हुई सॉलिड पार्ट की। लिक्विड पार्ट की बात करें, जो कि कितना है? 55%, जिसमें 90% तो क्या है? वाटर, और 10% क्या है? आयरन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड सम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा, वो सब किस में रहता है? इस लिक्विड पार्ट में, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? एक येलोइश फ्लूइड है दैट एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट, ठीक है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, एंड ऑब्वियसली डिफेंस मैकेनिज्म में तो हेल्प कर ही रहा है, क्योंकि इट कंटेन्स द WBCs एंड एंटीबॉडीज़, जो एक्चुअल में फाइट करेंगे उन किससे? पैथोजन से, जो हमें डिजीज़ कॉज करने वाले हैं, सही है। अब हम बात कर रहे हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, ठीक है, कैसे सर्कुलेशन बॉडी का चल पा रहा है। शुरुआत से बात करते हैं, तो ध्यान दें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहले, वैसे हार्ट का ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है कि समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक हार्ट है, हाईलाइटेड पार्ट पर ध्यान दें, ये एक हार्ट है, और जैसा हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? देयर आर 4 चैम्बर्स इन अ हार्ट, देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट, ओके। 4 चैम्बर्स इन हार्ट, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स हैं, सही। इन 4 चैम्बर्स के बीच में कुछ वॉल्व्स दिखते हैं इस तरह के, ठीक, वॉल्व्स दिखते हैं। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है? बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है।
अब समझें ये वॉल्व का काम क्या है, चाहे वो ट्राइकस्पिड वॉल्व हो या बाइकस्पिड वॉल्व हो। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन ये है कि इट इज़ प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। फॉर एग्जांपल ब्लड राइट आर्टरियम में आया, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट आर्टरियम में आया, लेफ़्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि ब्लड वापस जा रहा है, ठीक, क्योंकि ये जो चैम्बर्स हैं ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये सिकुड़ेंगे। तो जब ये सिकुड़ेंगे तो सारा ब्लड नीचे, और जब ये सिकुड़ेंगे तो सारा ब्लड आगे। ऐसा ना हो कि वापस ब्लड पीछे चला गया, नहीं होना चाहिए ना ऐसा। तो हु इज़ प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व इज़ बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड bicuspid valve is between left atrium and left ventricle, right? Next, चलो इतना हमें समझ आ गया। राइट आर्टरियम में ब्लड कहाँ से आया, पूरी बॉडी से। पूरी बॉडी से हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ आएगा, ध्यान से सुनो। जब बॉडी हमने देखा रेस्पिरेशन करेगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज़ होगा, अभी अभी हमने पढ़ा रेस्पिरेशन में। और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड Hb के साथ मिलेगा, यानी कि ब्लड वेसल में ब्लड के साथ साथ वो किधर जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में। हार्ट के कौन से चैम्बर में, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में पहुँच गया ब्लड, ओके। राइट आर्टरियम में ब्लड जैसे ही पहुँचेगा, जैसे ही ये फिल हो जाएगा, कौन सा चैम्बर खुलेगा, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व। गेट खुले, दरवाजे ओपन, और ब्लड कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड पहुँचा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड पहुँचा, ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड आगे यहाँ पर पहुँचे। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड पहुँचेगा कहाँ, लंग्स में। ठीक, ये सारा ब्लड जो ब्लू 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 दिख रहा है आपको, ब्लू वाले सेक्शन में सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ओके। तो हुआ क्या, राइट वेंट्रिकल और इस पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है के बीच में एक और वॉल्व है, ताकि ऐसा ना हो कि पल्मोनरी आर्टरी से अगेन राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाए। इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। ये क्या है, पल्मोनरी वॉल्व है, ओके। ठीक है, लंग्स में क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा ना, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचेगा, लेफ़्ट आर्टरियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा, इस लेफ़्ट आर्टरियम में। थ्रू व्हाट, थ्रू पल्मोनरी वीन। तो आप समझेंगे कि ये जो रेड वाला पोर्शन है, इट इज़ शोइंग व्हाट, इट इज़ शोइंग द ऑक्सीजनेटेड पार्ट। ठीक है, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन की मदद से लेफ़्ट आर्टरियम में पहुंचा। अब लेफ़्ट आर्टरियम भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जैसे ये फिल हो जाएगा। कौन से वॉल्व खुलेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे, और सारा ब्लड किधर, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल जैसे ही फिल हो जाएगा ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और सारा ब्लड ऑर्टा, दैट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी, ध्यान रखेंगे, के थ्रू बॉडी की तरफ, बॉडी टिश्यूज़ की तरफ जाएगा। बट यहाँ भी एक वॉल्व खुलेगा, जैसे यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व खुला था, यहाँ पर आर्टिक वॉल्व। ठीक है, समझ आ गया। अब ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि आर्टरीज़ और वीन्स में क्या डिफरेंस है, राइट। आर्टरीज़ और वीन्स में क्या डिफरेंस है, तो आर्टरीज़ और वीन्स में जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है कि आर्टरीज़ कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड and veins contain deoxygenated blood except pulmonary artery। आप देखें यहाँ पर कि पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कंटेन कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन भैया आपने तो बोला था आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, हाँ, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये भी बोला आपको कि वीन्स क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, दैट इज़ कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक, जो आर्टरीज़ होती हैं ना,
ये थोड़ा सा डीप होती हैं। एक और डिफरेंस, आर्टरीज क्या होती हैं, डीप होती हैं, डीप इन द वेन्स, ये आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन वेन्स जो होती हैं वो ऊपर ऊपर होती हैं, ठीक है, ये डीप सीटेड नहीं होती हैं, ठीक है। आर्टरीज